आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ डेली यूज होने वाले वर्ड्स को करवाने वाली हूँ। वो भी आपको वर्ड्स विथ मीनिंग, हिंदी मीनिंग, साथ में हिंदी एग्जांपल्स भी करवाने वाली हूँ। या आप स्ट्रक्चर कह लो या डेली यूज होने वाले वर्ड्स कह लो, ये बहुत ही ज्यादा हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। इनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गो ऑन या कीप ऑन। अब देखिए बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, जब जिसमें कोई कार्य निरंतर चलती रहती है। जैसे कि मैं जाता रहता हूँ, वह इंग्लिश बोलता रहता है, यानी कि उसके पास और कोई काम नहीं है, वो हमेशा इंग्लिश बोलता रहता है, यानी कि कोई काम निरंतर चलता रहता है। टीवी चलती रहती है, पंखा चलता रहता है, ठीक है। तो कोई चीज, कोई कार्य निरंतर चलते रहना, इसमें हम गो ऑन का भी यूज कर सकते हैं या कीप ऑन। मैंने कीप ऑन कई बार आपको बताया है, लेकिन आप कीप ऑन को रिप्लेस कर गो ऑन का भी यूज कर सकते हो। और उसके साथ आने वाली वर्ब में आईएनजी लगती है क्योंकि ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। मैंने कई बार आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो ऑन के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे झनकार हंसता रहता है, यानी कि वो हमेशा जब देखो वो हंसता रहता है। और कोई कोई इंसान होता है जो हमेशा उदासी रहता है या वो रोते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर है झनकार हंसते रहता है, तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं पहले। अब ये आपको पहचानना होगा ये कौन सा टेंसेस है। आप कोई सा भी वर्ड्स का जब हिंदी एग्जांपल्स में यूज करोगे या फिर कोई भी स्ट्रक्चर का यूज करोगे तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंसेस कौन सा टेंस का है, तो अगर आपको ग्रामर आती होगी तो आप बोलोगे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो झनकार हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। तो हम बोलेंगे झनकार गॉज। गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हमारा वेंट होता है, थर्ड फॉर्म हमारा गॉन होता है, फोर्थ फॉर्म हमारा गोइंग होता है, एंड फिफ्थ फॉर्म की बात करो फिफ्थ फॉर्म गोज होता है, ठीक है। तो बोलेंगे झनकार गोज ऑन लाफिंग। ऑन के बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करा। अब वैसे जैसे गो ऑन यूज करा वैसे हम कीप ऑन का भी यूज कर सकते हैं। झनकार कीप्स। कीप का फिफ्थ फॉर्म अगर आप देखने जाओ तो किप्स होता है, ठीक है। एस और यस लगाए जाते हैं फिफ्थ फॉर्म में। तो झनकार किप्स ऑन लाफिंग। झनकार हंसते रहता है, झनकार किप्स ऑन लाफिंग। तो आप दोनों में से कोई सा ही बोल सकते हैं। रोहन हंसते रहता है, रोहन गोज ऑन लाफिंग, या फिर रोहन कीप्स ऑन लाफिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट पास्ट की बात करेंगे। झनकार हंसते रहा। पास्ट में झनकार हंसते रहा, सब चुप हो गए लेकिन वो हंसते रहा। तो हम बोलेंगे झनकार वेंट ऑन लाफिंग। वेंट हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो हमारा गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। झनकार वेंट ऑन लाफिंग। वैसे अगर कीप ऑन का यूज करेंगे तो कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है, झनकार केप्ट ऑन लाफिंग, ठीक है। अगर आप फ्यूचर की बात करोगे, झनकार हंसते रहेगा। झनकार हंसते रहेगा, तो हम बोलेंगे झनकार विल गो ऑन लाफिंग। फ्यूचर के लिए विल का यूज होता है, ठीक है। झनकार विल गो ऑन लाफिंग या फिर झनकार विल कीप ऑन लाफिंग। ओके, तो इस तरह से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में गो ऑन या कीप ऑन का यूज कर सकते हो। ओके, जब कोई काम निरंतर चलते रहता है। आगे नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है हैड बेटर, विल बी बेटर, शुड। हैड बेटर मैंने कई बार आपको बताया होगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा तो यह होगा कि तुम इंग्लिश सीख जाओ, अच्छा तो यह होगा कि तुम अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, यानी कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। हैड बेटर, मैंने हैड बेटर कई बार आपको करवाया भी है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाले में। लेकिन आप हैड बेटर को रिप्लेस कर विल बी बेटर का भी यूज कर सकते हो, शुड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा शुड का यूज जनरली हम एडवाइस देने के लिए करते हैं। और इस सेंटेंस में तो आप एडवाइस दे रहे हो कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, यानी कि आपने उसे एडवाइस दिया कि अच्छा होगा तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाओ। तो हम एडवाइस देने के लिए शुड का यूज करते हैं, तो आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो।
जैसे अच्छा तो यह होगा कि वे यहाँ से चले जाए, तो हम बोलेंगे इट विल बी बेटर। विल बी बेटर का यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इट विल बी बेटर फॉर देम, उनके लिए। अच्छा तो किसके लिए अच्छा होगा? उनके लिए। इट विल बी बेटर फॉर देम टू गो अवे फ्रॉम हियर। इट विल बी बेटर फॉर देम टू गो अवे फ्रॉम हियर। अच्छा तो यह होगा कि वे यहाँ से चले जाए। यहाँ पर वे यूज किया इसलिए सब्जेक्ट हमारा दे का यूज हुआ है। दे शुड गो अवे फ्रॉम हियर। दे शुड गो अवे फ्रॉम हियर, यानी कि अच्छा तो यह होगा वे यहाँ से चले जाएं, या फिर आपको उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, आपने एक तरह से ये एडवाइस दिया। अब हैड बेटर का भी यूज कर सकते हैं। दे हैड बेटर गो अवे फ्रॉम हियर। अच्छा तो यह होगा कि वे यहाँ से चले जाए, तो आप हैड बेटर का भी यूज कर सकते हो, शुड का भी यूज कर सकते हो, विल बी बेटर का भी यूज कर सकते हो। तीनों ही करेक्ट होंगे आपके। ठीक है, अच्छा तो यह होगा कि आप यहाँ नहीं जाए, सॉरी, अच्छा तो यह होगा कि आप सिनेमा नहीं जाए। नहीं का जिक्र हुआ है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, हैड बेटर में हैड हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, बोलते हैं हैड नॉट बेटर का यूज होगा नेगेटिव में। लेकिन क्या ये सही होता है? बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत होता है। कैसे नेगेटिव यूज करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं करेंगे कि विल नॉट बी बेटर बोलेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए, हम बोलेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू नॉट टू गो टू सिनेमा। इट विल बी बेटर फॉर यू नॉट टू गो टू सिनेमा। अच्छा तो यह होगा कि आप सिनेमा नहीं जाए। या फिर शुड का यूज करेंगे, यू शुड नॉट गो टू सिनेमा, ये सिंपल बना। और हैड बेटर का यूज करेंगे, यू हैड बेटर नॉट गो टू सिनेमा। तो हैड नॉट बेटर नहीं बोल रहे, हैड बेटर नॉट बोल रहे हैं। ठीक है, हैड बेटर हमेशा साथ में आते हैं। यू हैड बेटर नॉट गो टू सिनेमा। ओके, अच्छा तो यह होगा कि आप सिनेमा नहीं जाए। दूसरा भी क्लियर हो गया। चलिए, कौन कौन सा देखा हम लोगों ने? एक तो कोई काम चलते रहता है उसके लिए गो ऑन या कीप ऑन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैड बेटर, विल बी बेटर, शुड, यानी कि अच्छा तो यह होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा गो या बिकम। अब बोलो कि गो का मतलब होता है जाना और बिकम का मतलब होता है होना, है ना? तो बिकम का मतलब होना ही होता है, लेकिन वहां पे हम गो का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, किसी की विशेषता बताना। ठीक है, जैसे बालू मिट्टी गर्म हो जाती है। ठीक है, बालू मिट्टी जो होती है वो गर्म हो जाती है। बालू वाली जो मिट्टी होती है वो गर्म हो जाती है, यानी कि पहले नॉर्मल होती है, जैसे जैसे धूप होती है वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है, यानी कि वो अपना चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पर बात हो रही है चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज कर रही है। चेंज ऑफ स्टेट, अपना स्टेट चेंज कर रही है, इसीलिए यहाँ पर बिकम का यूज कर सकते हो, गो का यूज कर सकते हैं, या गेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं द सैंड गोज हॉट। यहाँ पर सैंड, यहाँ पर एक सैंड, इसे प्लूरल में काउंट नहीं करेंगे, एक तरह से सिंगुलर में ही काउंट होता है। ठीक है, द सैंड गोज हॉट, या फिर द सैंड बिकम्स हॉट, बालू मिट्टी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट है बालू मिट्टी गर्म हो गई, पास्ट की बात कर दी है, बालू मिट्टी गर्म हो गई, तो हम बोलेंगे द सैंड वेंट हॉट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट की बात की इसीलिए द सैंड वेंट हॉट, या फिर द सैंड बिकेम हॉट, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, द सैंड बिकेम हॉट। नेक्स्ट है मैं बूढ़ा नहीं हूं लेकिन मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, यानी कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, मेरे बाल काले थे पहले लेकिन अब धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, बट माई हेयर इज गोइंग ग्रे, माई हेयर इज गोइंग ग्रे। यहाँ पर आप गोइंग की जगह गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, गेटिंग ग्रे। ओके, आई एम नॉट एन ओल्ड मैन बट माई हेयर इज बिकमिंग ग्रे, तो आप गोइंग का भी यूज कर सकते हो, बिकमिंग का भी यूज कर सकते हो, सेंटेंसेस वही रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि माई हेयर इज गोइंग ग्रे, मेरे बाल सफेद होते जा रहे हैं, एक तरह से यही ये भी है, जा रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है, पहले नहीं थे अब हो रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, गो या बिकम का मतलब होता है होना, चेंज ऑफ स्टेट। आगे देखिए, नेक्स्ट है टू गेट, मेक समवन टू डू समथिंग, टू गेट समवन टू डू समथिंग, टू मेक समवन टू डू समथिंग।
गेट का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब के रूप में, किसी से कोई काम करवाना एज अ कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो गेट का यूज हम करते हैं जब हम किसी से कोई काम कन्विंस करके करवाते हैं। ठीक है, जब हम कोई काम किसी से कन्विंस करके करवाते हैं, परसुएड होके करवाते हैं, तो वहां पे हम गेट का यूज कर सकते हैं। वहीं पर मेक का यूज हम किसी से फोर्स करके कोई काम करवाते हैं, तब मेक का यूज करते हैं। दोनों का यूज करने का तरीका सीख लीजिए। जैसे वह मुझसे भोजन पकवाती है, मान लो वो मुझसे कन्विंस करके पकवाती है कि प्लीज बना दो, ठीक है, मना मना के राजी करवा के खाना पकवाती है, तो हम बोलेंगे शी गेट्स। और याद रखिएगा, गेट्स के साथ टू का यूज करेंगे, बट मेक के साथ टू यूज नहीं होता है। सिर्फ गेट के साथ टू यूज होता है, मेक के साथ टू नहीं यूज होता है। सी गेट्स मी, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, ये मैंने ग्रामर में करवाया है कॉजेटिव वर्ब। अगर आपने हमारे 45 डेज वाली कोर्स को नहीं अटेंड किया तो वो जरूर अटेंड कीजिएगा। वहां पे मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब बहुत ही डिटेल में सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको कोई ग्रामर रूल ज्यादा डीपली नहीं करवाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बस आपको वर्ड्स विथ हिंदी एग्जांपल्स करवा रही हूँ, बस थोड़े बहुत जो डाउट होते हैं वो क्लियर कर रही हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के है, इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे सी गेट्स मी टू कुक द फूड। टू इन्फिनिटिव, गेट टू इन्फिनिटिव होता है, बट मेक टू इन्फिनिटिव नहीं होता है। ओके, मेक का यूज करेंगे, सी मेक्स मी कुक द फूड। टू कुक द फूड नहीं बोलेंगे, गेट में टू कुक द फूड बोलेंगे, मेक में कुक द फूड बोलेंगे, टू नहीं लगाएंगे। ओके, दोनों में डिफरेंस। अगर वो मुझे कन्विंस करके करवाती है तो मैं बोलूंगी सी गेट्स मी टू कुक द फूड। अगर वो मुझे फोर्स, दबाव देके खाना बनवाती है, तो मैं बोलूंगी सी मेक्स मी कुक द फूड। मैं बनाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने फोर्स करा मुझसे। ठीक है, आगे देखिए, उसने मुझसे भोजन पकवाया, पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। सी गॉट मी टू कुक द फूड। सी गॉट मी, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन का यूज कर सकते हो, फोर्थ फॉर्म गेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म गेट्स होते हैं। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म गॉट हमने यूज करा, सी गॉट मी टू कुक द फूड। अगर मेक का यूज करेंगे तो मेक का फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, फोर्थ फॉर्म मेकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म मेक्स होते हैं। तो सेकंड फॉर्म मेड हो जाएगा, सी मेड मी कुक द फूड, टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वह मुझसे भोजन पकवाएगी। अभी पकवाई नहीं है, पकवाएगी, फ्यूचर विल का यूज करेंगे, शी विल गेट मी टू कुक द फूड। शी विल गेट मी टू कुक द फूड। और अगर फोर्स देकर करवाएगी तो हम बोलेंगे शी विल मेक मी कुक द फूड। ओके, तो यहाँ पर मेक का यूज कन्वेंस करके कोई काम करेंगे तो यूज करेंगे टू गेट समवन टू डू समथिंग, और अगर फोर्स देकर करवाएंगे टू मेक समवन डू समथिंग, टू नहीं लगाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, अब जैसे हम लोगों ने मेक और गेट में डिफरेंस देखा, वैसे ही हैव और गेट में देखते हैं। टू गेट समथिंग डन या टू हैव समथिंग डन, अब इसमें टू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है, जब किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाया जाए। ठीक है, सिंपल, वैसे जैसे आपने मेक और गेट करा, वैसे गेट और हैव कर रहे हैं। गेट का यूज कन्वेंस करके और हैव का यूज जब हम किसी को कोई काम करने के लिए असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वह भोजन पकवाता है। वह भोजन पकवाता है, किससे पकवाता है, ये तो जिक्र हमने करा नहीं है ना, सिर्फ बोला वह भोजन पकवाता है। कॉजेटिव वर्ब दो तरह का होता है ना। एक हमारा कॉजेटिव वर्ब होता है एक्टिव कॉजेटिव वर्ब, और एक होता है हमारा पॉजिटिव वर्ब पेसिव। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने मेक और गेट करा तो वो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब था, जिसमें हम जिससे को काम करवाते हैं उसका जिक्र करते हैं, बट पेसिव में किससे काम करवाए उसका जिक्र नहीं करते। जैसे वह भोजन पकवाता है, किससे पकवाता है, ये तो हम जिक्र नहीं किए, तो ये है पैसिव पॉजिटिव वर्ब। वहां जहां पे हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसका जिक्र हम नहीं करते हैं। ठीक है, वह भोजन पकवाता है, हम बोलेंगे सी गेट्स द फूड कुक्ड। सी गेट द कुक फूड, और यहाँ पर कुक्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सी हैज द फूड कुक फूड, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता, असाइन करता होगा, तो हम बोलेंगे सी हैज द फूड कुक। हैज यहाँ पर हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। ठीक है,
आगे देखिए, वह भोजन पकवा चुका है। किससे पकवाया है ये हमने जिक्र नहीं करा, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे he has gotten the food cooked। ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी चेंज नहीं होगा, ये थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। जो चेंजेस आएगी यहाँ पर गेट और हैव में आएगी। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। he has gotten the food cooked। और अगर यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या है? ये प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है, जिसमें आपको हैज हैव का यूज करना पड़ता है ना। तो हम लोगों ने ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग हमने हैज का यूज करा। नेक्स्ट है ही हैज हैड द फूड। अब बोलोगे हैज और हैड दो बार क्यों यूज हो गया है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हमने हैज का यूज करा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग, और ये हैड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इस हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, ठीक है। अगर आपने कॉजेटिव वर्ब नहीं सीखा होगा ना, तो ये समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अगर आपने इससे पहले कॉजेटिव वर्ब सीखा है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझना, ठीक है। इसीलिए बोलते हो ग्रामर के हर टॉपिक को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि कभी भी किसी का यूज हमें करना पड़ सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वह 1 घंटे से भोजन पकवा रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, वह 1 घंटे से भोजन पकवा रहा है। किससे पकवा रहा है वो जिक्र नहीं किए, ठीक है। 1 घंटे से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिए हम। टाइम नहीं रहता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन टाइम मेंशन कर देने पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। He has been getting the food cooked for an hour। He has been getting the food cooked for an hour, मतलब वह 1 घंटे से भोजन पकवा रहा है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप समझ रहे होंगे कैसे सेंटेंसेस बनाए गए हैं। He has been having the food cooked for an hour, यहाँ पर have की फोर्थ फॉर्म having का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और या अदरवाइज। और या अदरवाइज, वरना नहीं तो अन्यथा। वहां जाओ, वहां खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम्हें पीटूंगी। इंग्लिश जल्दी से सीखो, वरना तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि एक कंडीशन है, आप ये काम करो वरना ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप और का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे वस्त्र पहन लीजिए अन्यथा आपको सर्दी लग जाएगी, ज्यादातर अदरवाइज का भी यूज किया जाता है। वस्त्र पहन लीजिए अन्यथा आपको सर्दी लग जाएगी, wear the clothes or you will catch cold। wear the clothes or you will catch cold, या फिर अदरवाइज का यूज करेंगे wear the clothes otherwise you will catch cold। तुम्हें ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। ओके, चलिए आगे। और अदरवाइज बस यही होता है, वरना नहीं तो अन्यथा एक कंडीशन है कि ये काम कर लो वरना ये काम नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका मेक ऑब्जेक्ट वर्ब। मेक का यूज करवाना का सेंस में किया जाता है, ठीक है। जैसे वो मुझसे पत्र लिखवा रहा है, यहाँ पर हमने जिक्र करा है किससे लिखवा रहा है, मुझसे। तो हम सिंपल बोलेंगे ही इज मेकिंग मी राइट द लेटर। ही इज मेकिंग मी राइट द लेटर, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। तुम्हें उससे पढ़ाई करवानी चाहिए, ये आपने पॉजिटिव वर्ब सीखा है ना, ये बहुत ही आसान सेंटेंसेस है। आप ग्रामर सीख जाओ, उसके बाद ये करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर इसी वीडियो में आपको ग्रामर भी सिखाने लगे तो ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें ग्रामर की फुल नॉलेज होगी, वो सिर्फ वर्ड्स के लिए कर रहे हैं। तो आप यहाँ से वर्ड्स सीख सकते हो, आप यहाँ से सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हो, ठीक है। बाकी ग्रामर रूल्स के लिए आपको हमारे 45 डेज या फिर 30 डेज के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सीखने को मिल जाएगी। जैसे तुम्हें उससे पढ़ाई करवानी चाहिए, यू शुड मेक हिम स्टडी। यू शुड मेक हिम स्टडी। राम मुझसे अपना घर साफ क्यों करवाता है? Why does Ram make me clean his house? Why does Ram make me clean his house? राम मुझसे अपना घर साफ क्यों करवाता है? मैं उसे खाना बनवाऊंगा। I will make him cook the food। I will make him cook the food एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं अपना पत्र रोहन से लिखवाऊंगा। मैं अपना पत्र रोहन से लिखवाऊंगा, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हैव का। हैव का मतलब होता है पास है, हैव का यूज होता है रखना, और हैव का यूज बहुत सारी कंडीशन में करे जाते हैं। अगर आप हैव को डिटेल में पढ़ने जाओ ना, तो इसकी कम से कम आपको 30 to 40 यूजेस आराम से देखने, इससे ज्यादा ही आपको यूजेस सीखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। मैंने हैव के बहुत सारे यूजेस आपको करवा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। जैसे उसके पास कलम है, अर्थात वो एक कलम रखता है। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक फैन है, अर्थात मैं फैन रखती हूँ, मुझे गर्म लगती है इसलिए मैं फैन रखती हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है, अर्थात मैं एक लैपटॉप रखती हूँ। ओके। आपके पास 100 रुपए है, अर्थात आप 100 रुपए रखते हैं, तभी तो है ना। तो जैसे कि उसके पास कलम है, बोलेंगे ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। उसके पास कलम था, पास्ट की बात करें, ही हैड अ पेन। नेक्स्ट है, उसको जल्दी उठना पड़ेगा, उसको जल्दी उठना पड़ेगा, यहाँ पर विल हैव का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, है ना। तो हम बोलेंगे इट विल बी नेसेसरी फॉर हिम टू गेट अप अर्ली। सेंटेंसेस को दो तरह से बना सकते हैं। उठना पड़ेगा ये कंपल्सन है, ये जरूरी है, इसलिए हम नेसेसरी का यूज कर सकते हैं। इट विल बी नेसेसरी फॉर हिम, ये उसके लिए जरूरी है, टू गेट अप अर्ली, सुबह उठना, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो he will have to get up early, he will have to get up early, उसको जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसको जल्दी उठना पड़ता है, प्रेजेंट की बात करें तो हैव का यूज करेंगे, हैव टू का। या फिर उसको जल्दी उठना पड़ता है, नेसेसरी है, जरूरी है, नहीं उठेगा तो उसका काम नहीं होगा, तो नेसेसरी है, तो हम बोल सकते हैं इट इज नेसेसरी फॉर हिम, ये उसके लिए जरूरी है, टू गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। या फिर ही हैज टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी उठना पड़ता है, उसके लिए जरूरत है उठना जल्दी, कंपल्सन होता है, मजबूरी होता है, जरूरत होता है, ठीक है। तो वहां पे हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू का यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा, इट टेक। इट टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगना, समय का लगना। जैसे ये वीडियो बनाने में मुझे 1 घंटे लगते हैं, यानी कि समय लगता है। या फिर एक पेज राइटिंग लिखने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से स्कूल जाने में 30 मिनट लगते हैं, ओके। तो समय लगता है, इसके लिए इट टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। जैसे उसको खाना पकाने में 1 घंटा लग जाता है, यानी कि 1 घंटा लगता है, तो हम बोलेंगे इट टेक्स हर, हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इट टेक्स हर टाइम एंड आवर्स। उसके बाद टू, टू हमने यूज करा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, को क्या बनाने में, खाना, द ऑब्जेक्ट। it takes her it takes her an hour to cook the food। या फिर अगर, सॉरी, यहाँ पर इट का यूज कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ पे आपने गर्ल का यूज करा है, तो आप सी का भी यूज कर सकते हो, सी टेक्स एन आवर टू कुक द फूड, ठीक है। सी टेक्स। अब यहाँ पे अगर आपने सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने इट का यूज करा, तो ये उसको के सेंस पे आपने हर का यूज कर दिया ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आप उसको एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना होगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन टेक एज अ टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होगा, देन आपको टाइम का यूज करना होगा, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझिएगा, ओके। आगे देखिए, उसको खाना पकाने में 1 घंटा लगा, पास्ट में, तो हम बोलेंगे इट टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, इट टुक हर एन आवर टू कुक द फूड। इट का यूज करते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट के रूप में सी का हर यूज करें। लेकिन अगर इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम बोलेंगे सी टुक एन आवर टू कुक द फूड, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना।
नेक्स्ट है उसको खाना पकाने में 1 घंटा लगेगा। अगर आपको कोई वर्ड्स कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, जैसे उसको खाना पकाने में 1 घंटा लगेगा, इट विल टेक हर एन आवर टू कुक द फूड। इट का यूज करें इसलिए हर का यूज करें, लेकिन अगर सी का यूज करेंगे सी विल टेक एन आवर टू कुक द फूड। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे बनाएंगे समझ में आ गया। और गाइस आप अगर आप ध्यान से सीखोगे ना तो सारे अच्छे से समझ में आएंगे आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हेल्प। हेल्प के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अब हेल्प सुनते ही सबके दिमाग में क्या आता है, सहायता करना, है। हेल्प का सुनते ही सहायता करना, मदद करने के सेंस में हेल्प का यूज होता है। लेकिन हेल्प का यूज के बिना नहीं रहना, जैसे वह हंसे बिना नहीं रह सकती, या फिर वह उसके बिना नहीं रह सकती, यानी कि वो हेल्पलेस है। ठीक है, वो ये काम करने के लिए हेल्पलेस है। तो वहां पे भी हम हेल्पलेस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह हंसे बिना नहीं रह सकती, इसे 3 तरीके से बना सकते हैं। वह हंसे बिना नहीं रह सकते, ही कांट या कैन नॉट, या उसे कॉन्ट्रैक्ट करके कांट का यूज कर सकते हो। ही कांट अवॉइड लाफिंग, यानी कि वो अपना हंसना नहीं छोड़ सकती, वो अवॉइड नहीं कर सकती, वो हंसे बिना ही नहीं रह सकती। ही कांट अवॉइड लाफिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही सब में लगेगा। और नेक्स्ट तरीका देख लो, ही कांट रिफ्रेन फ्रॉम लाफिंग। रिफ्रेन फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं हंसने के सेंस, हंसे बिना नहीं रह सकती के सेंस में। ठीक है, या फिर हेल्प का यूज करेंगे, ही कांट हेल्प लाफिंग। ही कांट हेल्प लाफिंग, इसका बिना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हंसने में मदद नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ वो हंसे बिना नहीं रह सकती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, वह हंसे बिना नहीं रह सकता था, पास्ट। ही कुड नॉट। अब प्रेजेंट में हमने कैन का यूज करा, तो पास्ट में तो हमें कुड का यूज करना पड़ेगा, और फ्यूचर में विल बी एबल टू। ओके, तो पास्ट में हमने कुड का यूज करा, ही कुड नॉट अवॉइड लाफिंग। सेकेंड तरीका, he could not refrain from laughing, या he couldn't help laughing। could not का कॉन्ट्रैक्शन couldn't, he couldn't help laughing, वह हंसे बिना नहीं रह सकता था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गोइंग टू, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने पहले सीखा भी है, मैंने सिखाया भी है। गोइंग टू का मतलब होता है जा रहा है, यानी कि वह एक कार खरीदने जा रहा है, हम पार्टी में जा रहे हैं, या हम एक दावत खाने जा रहे हैं, या मैं मैं एक चॉकलेट खरीदने के लिए जा रही हूँ, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, यानी कि कोई काम करने के लिए आप जा रहे हो, इस वहां पर आपको गोइंग टू का यूज करना होगा। जैसे वह एक दावत देने को जा रहा है, यानी कि देने के लिए जा रहा है, ही इज गोइंग टू गिव अ पार्टी, ही इज गोइंग टू गिव अ पार्टी। या फिर he will give a party, सिंपली अब बोल सकते हो he will give a party, going to का यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आपको यूज करना पड़ेगा। मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, ये सेंटेंस बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ कार। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा माइंड प्लस वर्ब में आईएनजी। माइंड के साथ वर्ब में आईएनजी, बुरा मानना या ऐतराज करना। ठीक है, जैसे वो मेरे वो मेरे बार बार थूकने का ऐतराज करती है या बुरा मानती है, ये तो एक गंदी आदत है बार बार थूकने की, तो मेरे बार बार थूकने का ऐतराज करती है, यानी कि बुरा मान जाती है। तो हम बोलेंगे सी हैज ऑब्जेक्शन। अब माइंड का भी यूज कर सकते हैं, प्लस 3 आपके पास ऑप्शन। ठीक है, तीनों तरीका मैंने आपको बताया है। शी हैज ऑब्जेक्शन टू माई स्पीकिंग अगेन अगेन, ऑब्जेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सी ऑब्जेक्ट्स टू माई स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, ऑब्जेक्शन का यूज करें या ऑब्जेक्ट्स का यूज करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर हैज के साथ हमने ऑब्जेक्शन का यूज करा, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का रूप में यूज करा। ठीक है, सी ऑब्जेक्ट्स टू माई स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं सी माइंड्स
my spitting again and again. She minds my spitting again and again. वह मेरे बार बार थूकने पर ऐतराज कर. नेक्स्ट है, वह मेरे बार बार थूकने का, उसने मेरे बार बार थूकने का ऐतराज किया. तो हम बोलेंगे she had. ठीक है, ये हमारा हैज का यूज करा है, तो यहाँ पर पास्ट में हैड का यूज करूंगी. ठीक है, she had objection to my spitting again and again, या फिर she objected to my spitting again and again. और अगर आप माइंड का यूज करोगे, she minded my spitting again and again. ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. करना चाहिए या करने की जरूरत है. ये मैंने आपको काफी बार बताया है नीड के यूजेस. जैसे कि हमें ज्यादा मेहनत करना, हमें ज्यादा मेहनत से कार्य करना चाहिए, यानी कि हमें ज्यादा मेहनत से कार्य करने की जरूरत है, नीड है. हम बोलेंगे वी नीड टू वर्क हार्डर. वी नीड टू वर्क हार्डर, हमें ज्यादा मेहनत से कार्य करने की जरूरत है या करना चाहिए. तुम्हें यह कार्य जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए. दिस वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड as fast as you can. The work needs to be finished as fast as you can. मतलब तुम्हें ये कार्य जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए, पूरा करने की जरूरत है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है आई डोंट सी वाई. इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं सकता, मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब है मेरी समझ में नहीं आता है क्यों. मेरी समझ में नहीं आता है तुम इतना शोर क्यों मचाते हो. मुझे समझ नहीं आता है कि तुम बार बार सवाल क्यों पूछते हो. मुझे समझ नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता है, इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट सी व्हाई. फॉर एग्जाम्पल, हमारी समझ में नहीं आता है कि बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, तो हम बोलेंगे वी डोंट सी. हमारी यानी कि वी, यहाँ पर मेरी था इसलिए आई का यूज करें. ठीक है, we don't see why the children are making a noise. We don't see why the children are making a noise. या फिर आप बोल सकते हो we can't understand. हम समझ नहीं सकते. We can't understand why the children are making a noise. children, तो बच्चे इतना शोर क्यों मचाते हैं. ठीक है, या फिर there can be no reason. फालतू में बिना वजह. Why the children are making fun. बच्चे क्यों शोर मचाते हैं, बिना वजह बच्चे क्यों शोर मचाते हैं. There can be no reason why the children are making a noise. एक ही सेंटेंस को बहुत तरीका से हम बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखिए. नेक्स्ट है, मेरी समझ में नहीं आता है कि वह मेरे घर क्यों आया. I don't see why he come to my house. I don't see why he came to my house. मेरी समझ में नहीं आता वो मेरे घर क्यों आया. या फिर I can't understand. मेरी समझ में नहीं आता why he came to my house. मेरे घर क्यों आया, या मैं समझ नहीं सकता वो मेरे घर क्यों आया. There can be no reason why he came to my house. फालतू में बिना वजह मुझे समझ नहीं आता वो मेरे घर क्यों आया, फालतू में ही आया. ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं. आई डोंट सी वाई का मतलब ये नहीं कि मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है. मेरी समझ में नहीं आता है क्यों, ये आपका मीनिंग निकलता है. ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, हुई, हुए. जैसे मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, मैंने अंडा उबलते हुए देखा. मतलब जब वो उबल रहा था, उसकी प्रोसेसिंग चल रही थी, तब मैंने उसे देखा. प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे हम उसे दौड़ते हुए देखते हैं, यानी कि जब वो दौड़ता है ना, हम उसे देखते हैं दौड़ते हुए. हुआ, हुई, हुए, ऐसा वाला सेंस आएगा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में. ठीक है, हम उसे दौड़ते हुए देखे, यानी कि वो काम प्रेजेंट में हुआ है. we see him running. we see him running, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे. नेक्स्ट, वे हमें सोते हुए पाएंगे. जब वे आएंगे वे हमें सोते हुए पाएंगे. they will be find us sleeping. they will be find us sleeping. नेक्स्ट है, मैंने पेन को टेबल पर पड़े हुए देखा. मैंने पेन को टेबल पर पड़े हुए देखा. I saw a pen lying on the table. I saw a pen lying on the table. मैंने पेन को टेबल पे पड़े हुए देखा.
हम फूलों की भरी टोकरी ले जाते हुए लड़की से मिले। मतलब वो ले जा रही थी, प्रोसेसिंग में थी, काम चल रहा था। हम बोलेंगे वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हुआ, हुई, हुए। अब बोलोगे मैम सेम हिंदी मीनिंग, लेकिन इसका तरीका अलग है। प्रेजेंट में कोई काम अभी चल रहा था ऐसा हम बता रहे थे, लेकिन पास्ट में ऐसा हो चुका था, पास्ट में बीत चुका था। हमने सड़े हुए अंडे फेंके, यानी कि वो सड़ चुका था, पहले वो काम हो चुका था। हमने सड़े हुए अंडे फेंके यानी कि वो सड़ चुका था, वो मैंने हमने फेंके पास्ट में। पास्ट में ही कोई काम हो गया था, उसे पास्ट में ही हमने कर दिया। We threw rotten eggs. We threw rotten eggs. राम ने टूटा हुआ फर्नीचर खरीदा। टूटा हुआ, पहले से वो टूटा था और वो भी खरीदा, पास्ट में ही खरीदा। तो हम बोलेंगे राम बॉट ब्रोकन फर्नीचर। तो आप कोई काम प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करा। अब पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वो पास्ट में हो चुका था, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने यूज करा। ठीक है, सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज करा। नेक्स्ट है झनकार। झनकार द्वारा खींचे गए चित्र ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो हम बोलेंगे द पिक्चर ड्रॉन बाय झनकार won the first prize. The picture drawn by झनकार won the first prize. झनकार द्वारा खींचे गए चित्र ने प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे करके के सेंस में। ये मैंने हैविंग के यूजेस में आपको करवाया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, जैसे भोजन करके मैं आराम करता हूँ, या फिर मैं टीवी देख कर मैंने पढ़ाई करी, या फिर खाना खाकर, कर या करके, खाना खाकर मैं उससे मिलने के लिए गया। ओके, कोई काम कर या करके। भोजन करके उसने आराम किया। हैविंग ईटन फूड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग ईटन फूड, भोजन करके। ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया। सिंपल सा सेंटेंस बनेगा इसका। नेक्स्ट है आराम करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। आराम करके हैविंग रेस्टेड, उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। गृह कार्य करके वह सोने चला गया। गृह कार्य करके हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह सोने चला गया। ही वेंट टू बेड। ठीक है, आगे देखिए। आप बोलोगे ही वेंट टू स्लीप पे हमने क्यों नहीं बोला, बेड पे ही तो सो गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था। मतलब पास्ट में आप कोई काम किया करते थे। हम आम के बगीचे में खेला करते थे, हम कुएं से पानी निकाला करते थे, हम कई दोस्तों मिलके पार्टी किया करते थे। मतलब पास्ट में कोई काम था जो आप आदत के तौर पर किया करते थे, हैबिट थी। रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट में वो काम रिपीट हुआ था। ठीक है, तो वहां पे आपको यूज्ड टू का यूज करना है। और इसके और ये जो हिंदी मीनिंग है ना, हिंदी मीनिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज करे जाते हैं। जैसे वह देर से सोया करता था, हम यहाँ पर पास्ट एक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, रिपीटेड एक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नॉर्मली पास्ट की बात कर रहे हैं। वह देर से सोया करता था। ही स्लेप्ट लेट। स्लेप्ट का यूज क्यों करें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का, क्योंकि पास्ट के लिए स्लेप्ट का यूज करा जाता है। ठीक है, और यूज्ड टू की जगह आप वुड का भी यूज कर सकते हैं रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए। हम बोल सकते हैं ही वुड स्लीप लेट, या फिर ही यूज्ड टू स्लीप लेट। यूज्ड टू यूज करो या वुड यूज करो, दोनों ही सही है। ठीक है, ज्यादातर यूज्ड टू यूज करा जाता है, उसके बाद वुड यूज करा जाता है। ओके, आगे। वह सिगरेट पीने का आदी है, मतलब उसे आदत है। तो आदत है के लिए हैबिट ऑफ का भी यूज करते हैं। ही इज इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। ही इज इन द हैबिट ऑफ, ये आपका स्ट्रक्चर है, इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट।
या फिर ही इज यूज टू स्मोक द सिगरेट। यहाँ पे जैसे वो इंग्लिश बोलने की आदि है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर ही इज यूज टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई काम करने की आदत है उसके लिए यूज्ड टू या इन द हैबिट ऑफ का यूज कर सकते हो अगर कोई काम करने की आदि हो आप। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है के बारे में, लगभग, करीब करीब, इधर उधर। ज्यादातर के बारे में हम यूज करते हैं, जैसे कि सूरज अस्त होने वाला है, लगभग लगभग सूरज अस्त होने वाला है, तो हम बोलेंगे द सन इज अबाउट टू सेट। द सन इज अबाउट टू सेट, या फिर हम बोल सकते हैं द सन इज ऑन द पॉइंट ऑफ सेटिंग, मतलब एकदम पॉइंट में है, अस्त होने के पॉइंट में है। द सन इज ऑन द पॉइंट ऑफ सेटिंग, सूरज अस्त होने वाला ही था लगभग, तो हम बोलेंगे द सन वॉज अबाउट टू सेट, उसका सेकंड पार्ट। या फिर द सन वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ सेटिंग, प्रेजेंट था तो इज, पास्ट है तो वॉज। ओके, नेक्स्ट, हम बस निकल ही रहे थे, मतलब हम बस निकल ही रहे थे, यानी कि अब बस निकल ही बात है, करीब करीब निकल ही रहे थे, तो हम बोलेंगे वी आर जस्ट अबाउट टू लीव। वी आर जस्ट अबाउट टू लीव के बारे में भी बात होता है कि वह मेरे बारे में बात करे, शी इज टॉकिंग अबाउट मी। ओके, तो इस तरह से भी अबाउट का यूज करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है नो हाउ टू। नो हाउ टू यानी कि जानना या जानकारी रखना। जैसे उसे तैरना आता है, यानी कि वो तैरना जानता है, कैसे तैरा जाता है उसे पता है, तो हम बोलेंगे नो हाउ टू। जैसे उसको तैरना आता है, ही नोज हाउ टू स्विम, यानी कि वो जानती है कैसे तैरा जाता है। हिंदी मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है, जरूरी है आप इंग्लिश सही कर रहे हो या नहीं। उसको तैरना आता है, ही नोज हाउ टू स्विम। उसको तैरना आता था पास्ट में, तो हम बोलेंगे ही न्यू हाउ टू स्विम। ही न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म आपका न्यू हो जाता है, ही न्यू हाउ टू स्विम। उसको तैरना आ जाएगा, ही विल नो हाउ टू स्विम। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ नो हाउ टू यानी कि ये काम कैसे होता है उसे पता है, वो जानता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट यूज करेंगे देयर। जब कोई करता, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट ना हो, जब कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहां पे हम यूज करेंगे देयर का। जैसे कोई समस्या नहीं है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिख रही है, कोई समस्या नहीं है, क्या समस्या है, आपका सब्जेक्ट है, क्या नहीं है, क्या कोई है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, तो हम बोलेंगे देयर इज नो प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कक्षा में थोड़ा थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। यहाँ पे अनुशासन क्या सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। हम बोलेंगे देयर शुड बी सम डिसिप्लिन इन द क्लास। देयर शुड बी सम डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में कुछ कुछ अनुशासन होना चाहिए। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं है। हम बोलेंगे देयर रिमेन्स अ लॉट टू बी रीड। देयर रिमेन्स अ लॉट टू बी रीड, यानी कि बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। एक राजा था, सब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं है, हम बोलेंगे देयर वाज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। आगे देखिए, नेक्स्ट है लेट। लेट का मतलब होता है इजाजत देना। लेट का मतलब होता है इजाजत देना। माँ मुझको सिनेमा जाने देती है, यानी कि देना, इजाजत देना, अलाउ करना, किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करना। माँ मुझको सिनेमा जाने देती है, यानी कि अलाउ करती है, ठीक है, अलाउ करती है, तो हम बोलेंगे मदर अलाउस मी टू गो टू सिनेमा। अलाउ का यूज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अलाउ कर रही है। मदर अलाउस मी टू गो टू सिनेमा, या फिर मदर परमिट्स मी टू गो टू सिनेमा। परमिट का मतलब भी होता है इजाजत देना। या फिर लेट का यूज करेंगे तो बोलेंगे मदर लेट्स मी गो टू सिनेमा। मदर लेट्स मी गो टू सिनेमा, तब किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अलाउ का यूज करोगे तो टू गो, परमिट का यूज करोगे टू गो, लेट का यूज करोगे तो टू गो नहीं यूज करोगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस समझना होगा। माँ मुझको सिनेमा जाने दे रही है, तो हम बोलेंगे मदर इज लेटिंग मी टू गो, मदर इज लेटिंग मी गो टू सिनेमा। मदर इज लेटिंग मी गो टू सिनेमा, माँ मुझको सिनेमा जाने दे रही है।
माँ मुझको सिनेमा जाने देगी, तो बोलेंगे मदर विल लेट मी गो टू सिनेमा। मदर विल लेट मी गो टू सिनेमा, माँ मुझे सिनेमा जाने देगी फ्यूचर में। ओके, तो लेट का यूज करेंगे जब कोई काम करने के लिए आप अलाउ करोगे। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा जिरंड। जिरंड का मतलब होता है ना ने नी। जिरंड का मतलब होता है सब्जेक्ट को जो हेल्पिंग जो आपका मेन वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करना। जैसे तैरना एक कसरत है तो हम बोलेंगे स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, तो हमारा ये क्या है, जिरंड है। अब यही स्विमिंग को इन्फिनिटी में बदलेंगे तो टू स्विम हो जाएगा। अगर आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हो तो वो जिरंड हो गया, और वही अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो वो इन्फिनिटिव हो गया, तो स्विम इज एन एक्सरसाइज। मैंने पत्र लिखना प्रारंभ किया, आई स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमने यूज करा। आई स्टार्टेड टू राइट अ लेटर, टू राइट, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, मैंने पत्र लिखना समाप्त किया, आई फिनिश्ड राइटिंग लेटर, ये हमारा जिरंड हो गया। अगर बोलते आई फिनिश टू राइट लेटर्स तो वो हमारा इन्फिनिटिव हो जाता। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटिव पे समझ जाइए। जैसे तो इन्फिनिटिव का मतलब भी नानी नहीं होता है, जैसे जिरंड का मतलब होता है। बस पकड़ना असंभव था, तो हम बोलेंगे इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैच द बस। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनिटिव। ओके, क्रिकेट खेलने में आसान होता है। क्रिकेट इज इजी टू प्ले। टू प्ले, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं आपसे मिलकर खुश हुआ। आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड टू मीट यू। मिलकर या मिलना। ठीक है, विश्वेश के पास लिखने के लिए कल पेन है। विश्वेश हैज अ पेन टू राइट विथ। विश्वेश हैज अ पेन टू राइट विथ। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हो कि इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान होता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइस, ये थी आज की हमारी पूरी क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे, लगभग 24 है, लगभग क्या पूरे 24 है आपके। इसकी बढ़िया से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसी से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे। और मैंने एक सेंटेंसेस कितने तरीके से बन सकते हैं वो सारे मैंने बताया, ताकि आपको जो इजी लगेगा आप उसका यूज अपने डेली कॉन्वर्सेशन में करोगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितनी इंफॉर्मेटिव लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के पास ऐसी वीडियो जा पाए और वो भी इसका फायदा उठा पाए, इसे सीख पाए और इंग्लिश बोल पाए, आपकी वजह से किसी का भला हो पाए। और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम तो आपको पता होगा, नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी और वहां से आप डाउनलोड करके बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। और अगर आप हमारे 45 डेज वाली कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी 45 डेज वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।